गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज से आप लोग का जेपीएससी मेंस का क्लास शुरू कर रहे हैं। जेपीएससी मेंस के क्लास में जो भी बच्चे इनरोल्ड थे वो सारे बच्चे इसमें आप लोग इनरोल्ड हो जाइएगा, और जो नए बच्चे भी करना चाहते हैं वो बच्चे भी क्लास शुरू कर दीजिएगा। क्लासरूम प्रोग्राम है, यानी ये जो क्लास चलेगा वो फिर रिपीट नहीं होगा। आप लोग का सारा जो पहले का जो पढ़ाया हुआ है वो सारे बच्चे के पास जो भी पढ़े हैं वो भी रहेगा ही, और यहाँ से आप लोगों का एक कह सकते हैं न्यू बिगिनिंग है। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि जो जीएस का सिलेबस है, जीएस के सिलेबस में हम लोग फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री और ज्योग्राफी, सेकंड पेपर में इंडियन पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड पेपर में इंडियन इकोनॉमिक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लस झारखंड इकोनॉमी, साथ ही साथ जो हमारा फोर्थ पेपर है वो साइंस पेपर है। साइंस में हमारा लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, साइंस टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस, ये सारा भाग आप लोगों को जेपीएससी मेंस के अंतर्गत है। ये क्लास बेसिक रूप से आपका जेपीएससी मेंस के आधार के सिलेबस के आधार पर ही चलेगा। इसके अलावा जो बच्चे यूपीएससी मेंस के लिए कर रहे थे उनके लिए भी अब अलग से समय देंगे, वो भी अलग से अपना एक जो शेड्यूल बनेगा उस शेड्यूल में वो यूपीएससी मेंस के लिए जो पढ़ाया जा रहा था वो वाला क्लास कैरी ऑन करेंगे। ये पूरा का पूरा आपका मेंस का क्लास जो 2 से 4 तक रहेगा, ये क्लास जेपीएससी मेंस के सिलेबस पर ही फोकस रहेगा। बहुत बच्चे बहुत सारे चीज इसमें पढ़ चुके थे, जैसे पॉलिटिकल साइंस का लगभग भाग क्लियर हो चुका था कुछ बैच में, कुछ नए बच्चे को छोड़कर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ भाग बचा हुआ था, बाकी सारा भाग आप लोगों का क्लासरूम में ही हो चुका था। अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास, वो क्लास मेनली आपका फर्स्ट टॉपिक से शुरू होगा। यानी ये क्लास आप लोग का मान के चलिए कि पहला क्लास से आप लोग का सारा क्लास शुरू हो रहा है। यानी जो कर भी चुके हैं उनके लिए भी ये रिफ्रेशमेंट कोर्स के रूप में रहेगा, और जो न्यू कमर हैं, जो बाद में जुड़े हैं या जिनका सिलेबस नहीं हुआ है, उनके लिए ये बेसिक कोर्स के रूप में होगा। पीटी में जैसा कि हम लोगों ने हर एक दिन हर एक सब्जेक्ट को लेके चला था, हर एक दिन एक एक सब्जेक्ट को कैरी ऑन किए थे। मेंस में हम लोग एक एक कह सकते हैं जो आपका पेपर है, एक एक पेपर लेकर चलेंगे। एक पेपर खत्म होने के बाद फिर दूसरा पेपर आरंभ करेंगे। मेरे ख्याल से जो सबसे टफेस्ट सेगमेंट है आपके जेपीएससी मेंस का, और वर्तमान में भी जो देखे जो मार्किंग रहा, जो रिजल्ट आया, उसमें उस आधार पर हमको लगता है कि इंडियन का इकोनॉमिक्स वाला भाग है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भाग वो सबसे टफेस्ट पेपर है। हिस्ट्री ज्योग्राफी आपका जैसे ही बता चुके हैं थर्ड पेपर यानी फर्स्ट जीएस का पेपर है। पॉलिटी और पीए आपका सेकंड जीएस का पेपर यानी फोर्थ पेपर है। फिफ्थ पेपर आपके मेंस एग्जाम का यानी जीएस का जो थर्ड पेपर है, इंडियन इकोनॉमी वाला भाग, वो भाग आपका हम लोग शुरू करेंगे। तो इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो पेपर मेंस का आपका है मेंस पेपर का फिफ्थ भाग यानी जीएस का थर्ड भाग, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, झारखंड इकोनॉमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये आपका फिफ्थ पेपर में 4 सेगमेंट है। हर एक सेगमेंट से आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर देना है। हर एक सेगमेंट से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एक सेगमेंट का उत्तर देना है, यानी कुल 4 क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है, और जो 40 नंबर आपका है वो ऑब्जेक्टिव है जो चारों सेगमेंट से रहेगा।
मतलब 20 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा जो 2 मार्क्स कैरी करता है ईच क्वेश्चन, यानी 40 क्वेश्चन आपका 40 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका ऑब्जेक्टिव है। 160 नंबर का क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 4 सेगमेंट में बटा हुआ है। एक एक सेगमेंट के लिए एक एक क्वेश्चन, फुल क्वेश्चन 40 नंबर का आएगा। 2 आपका ऑप्शन रहेगा, मतलब 2 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से कि एक क्वेश्चन का जवाब देना है। तो सबसे पहले हम लोग इंडियन इकोनॉमी का ही पार्ट लेकर आरंभ करेंगे। जो इकोनॉमी का आपका पहला भाग है सेगमेंट 1। सेगमेंट 1 के अंतर्गत जो आपका जो बेसिक्स कंसेप्ट है, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमी है, जीडीपी, जीवीए, ये सब का कंसेप्ट, नेशनल इनकम को कैसे नापते हैं, मनी इन्फ्लेशन क्या है, जो बेसिक्स आपका शुरुआत हुआ है यूनिट, उस यूनिट की हम लोग क्लास से शुरू करेंगे, टॉपिक वाइज क्लास से शुरू करेंगे और इकोनॉमी पेपर से ही लेकर चलेंगे। इकोनॉमी में भी जो आपका 4 सेगमेंट है, तो 4 सेगमेंट को हम लोग पहले चारों सेगमेंट का इकोनॉमिक्स का पूरा भाग पढ़ लेंगे और इकोनॉमिक्स का पूरा भाग पढ़ने के बाद फिर हम लोग अगले पेपर की ओर चलेंगे, या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पीए या साइंस सेगमेंट, जो भी सेगमेंट आरंभ करना होगा आप लोगों से राय मशवरा करके आप लोगों के ओपिनियन के साथ फिर अगला सेगमेंट हम लोग शुरू करेंगे। अभी ये सेगमेंट में ही आपको कम से कम 2 महीने का समय लगेगा। 1.5 से 2 महीना आप लोग का इकोनॉमी सेगमेंट में जाएगा, तो इस सेगमेंट के आधार पर ही हम लोग आगे चलेंगे। जैसा कि आप लोग को बताए हैं कि जो शुरुआती भाग है वो हमारा नेशनल इनकम को निकालने का तरीका, नेशनल इनकम का जो फैक्टर है वो, और जो हमारा टर्म है जीडीपी, एसजीडीपी, जीवीए, नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम, ये सब किस रूप में निकाला जाता है, ये आपका, और मनी इन्फ्लेशन, ये सारे चीजों को हम लोग फर्स्ट टॉपिक से, फर्स्ट यूनिट से देखना शुरू करेंगे और धीरे धीरे इकोनॉमिक्स के सारे पार्ट को। यहाँ ध्यान रखना है एक चीज का कि इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत पीटी में सिर्फ आपको कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था का क्या अवस्था है, सर्विस सेक्टर में हम कहाँ हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारी क्या पोजीशन है, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारी क्या पोजीशन है, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में क्या है, हमारा मनी बैंकिंग का रूप क्या है, बैंक गवर्न कैसे होता है, बैंक का डिफरेंट टाइप क्या है, रेवेन्यू सिस्टम हमारा क्या है, इंडियन इकोनॉमी, कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। जबकि आपका जो ये पेपर बनाया गया है इकोनॉमिक्स का पेपर, इंडियन इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लस झारखंड इकोनॉमी, उसमें भी डेवलपमेंट का भाग अलग कर दिया गया है। तो ये जो पेपर 4 पेपर और 4 सेगमेंट बनाया गया है आपका इस पेपर में, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमको प्रिंसिपल भी पढ़ना है। जैसे हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ते हैं कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का क्या डिसएडवांटेज और एडवांटेज है, क्या हमारा जो पूरी की पूरी फिस्कल पॉलिसी है या मॉनेटरी पॉलिसी है, उस पॉलिसी का क्या बेस है। दैट मीन्स कि जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर मेंस पेपर में है, वहां पर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल और इकोनॉमिक्स का जो हम लोग कह सकते हैं बेसिक्स है, उसको भी हम लोग अध्ययन करते हैं। जबकि इंडियन इकोनॉमी के पीटी सेगमेंट के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं। जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर, टाइप ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय क्या है, सार्वजनिक व्यय का आधार क्या है, सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ द टैक्सेशन, कराधान का सिद्धांत क्या है, किस किस आधार पर अगर हम कर अधिरोपित करते हैं तो किस किस चीजों को हम ध्यान रखते हैं ताकि एक सुटेबल टैक्स का रूप है। टाइप ऑफ टैक्स क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स या रिग्रेसिव टैक्स या प्रोपोर्शनेट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। मतलब सीधा सा कहना है कि इकोनॉमी सेगमेंट के अंतर्गत आपको प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी का भी कुछ सेगमेंट अध्ययन करना है और कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी का भी अध्ययन करना है, कंडीशन ऑफ झारखंड इकोनॉमी का भी अध्ययन करना है, और साथ ही साथ जो हमारा डेवलपमेंट इशूज है, क्या है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स,
जेंडर इंडेक्स क्या है, कैसे उसको निकालते हैं, उसका मानक क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, ये सभी चीजों का अध्ययन हमको इसके अंतर्गत करना है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि जो सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट हमारा है इसमें, वो एग्रीकल्चर रिलेटेड सेगमेंट है। वो बार बार रिपीट होता है, हर एक सेगमेंट में देखिएगा कहीं कहीं एग्रीकल्चर रिलेटेड सेगमेंट रिपीटेड है। जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम का जो फीचर और डिमेरिट्स है, लगभग वो सारा आप किसी स्टेट को कहिए, झारखंड स्टेट का भी वही हमारा आ जाएगा। जो हमारा लैक ऑफ कैपिटल है, लैक ऑफ हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, पूंजी का अभाव, उच्च तकनीक का अभाव, या कह सकते हैं आधुनिक कृषि प्रणाली का ज्यादा एप्लीकेशन हम लोग नहीं करते हैं, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं करते हैं, हमारा मार्केटिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम उतना मजबूत नहीं है, बिचौलियों का उसमें बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि हस्तक्षेप है। जो एक ओवरऑल इंडियन सिनेरियो में एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम्स है, वो आपको स्टेट लेवल में भी नजर आएगा। इसलिए एग्रीकल्चर वाले सेगमेंट का बहुत सारा रिपीटेड भाग है। अब एग्रीकल्चर मार्केट क्या है, एग्रीकल्चर का स्वरूप क्या है, प्रॉब्लम क्या है, जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य है, तो बहुत सारा चीज एग्रीकल्चर को एक बेसिक रूप में, अगर एग्रीकल्चर सेगमेंट को हम लोग देखते हैं, कुछ बात पीटी में तो देखते ही हम लोग, जब मेंस में उसको हम डिस्क्रिप्टिव रूप में देखते हैं, एक कह सकते हैं हॉलिस्टिक फॉर्म में जब अध्ययन करते हैं, तब जाके ये सारा क्वेश्चन आप लोग का सीधे सीधे लिखना आरंभ होता है। जैसा कि पहले भी आप लोग को बताए हैं, मेंस में राइटिंग स्किल सबसे महत्वपूर्ण है। आप कितना लिखते हैं इसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप क्या लिखते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका 40 नंबर का अगर क्वेश्चन है, तो आपसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि आप 800 वर्ड में अपनी बातों को अच्छे ढंग से रखें। और क्वेश्चन का थ्रस्ट क्या है, ये नहीं है कि क्वेश्चन जो मिला उसके आसपास के जो अनवांटेड चीज है उससे एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर हम कहते हैं कि मुद्रास्फीति का कारण क्या है, तो उसमें मुद्रास्फीति का प्रकार और मुद्रास्फीति के बचाव के उपाय, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। थ्रस्ट ऑफ द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का मेन भाग है, जो क्वेश्चन का शीर्ष है, जो हमसे एग्जामिनर चाहता है कि हम क्या उसका उत्तर दें, उस पर हमको फोकस करना है। कोई भी आंसर हम लोग विदाउट हेड और विदाउट कंक्लूजन नहीं लिखते हैं। थोड़ी सी भूमिका बांधनी पड़ेगी, 4 लाइन 5 लाइन का आपको हेडिंग देना होगा कि आप किस बारे में लिखने जा रहे हैं, और जो फुल डिस्क्रिप्शन लिखे, उस डिस्क्रिप्शन के आधार पर लास्ट में 4 से 5 लाइन का आपको कंक्लूजन देना है। बीच में आपका जो कंटेंट्स है, जो फैक्ट्स है, जो पॉइंट्स है, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। मेंस में सबसे महत्वपूर्ण यही बात है कि किसी भी आंसर को परफेक्ट आंसर के रूप में कैसा लिखा जाए। पहले भी आप लोग को बताए हैं कि यूपीएससी पैटर्न के आधार पर हम लोग ये कहते हैं हमेशा बच्चों को कि किसी भी आंसर को पॉइंट वाइज लिखने की बजाय आप लोग जो पैसेज वाइज है, पैरा वाइज है, उसको लिखिए। हर एक पैरा एक दूसरे से कनेक्टेड, एक सिस्टमेटिक पैराग्राफ नजर आए। लेकिन स्टेट पीसीएस के लिए आप लोग को हमेशा ये हम बतलाते हैं कि आप लोग अपने आंसर को यथासंभव कोशिश कीजिए कि उसको हेडिंग के आधार पर, पॉइंट के आधार पर उसको लिखिए। अगर कारण है तो निम्नलिखित कारक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या इससे भी अच्छा है कि सबसे पहले ऊपर में कॉजेज ऑफ द इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का कारण लिख दिए, एक डायग्राम बना दिए, ये सब कारण है। कॉस्ट पुलिंग, मनी इन्फ्लेशन का जो रूप है, या हम कह सकते हैं जो उसका मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट किस किस कारण से होता है, पहले एक कॉलम बना दिए, फिर उसी कॉलम को हम लोग आगे चल के आंसर में उसको पॉइंट वाइज डील कर दिए। इसके पीछे मुख्य सोच यही है कि आपका आंसर जो है वो विजिबल हो जाए, उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाए। जब पॉइंट वाइज बना हुआ है तो हर एक पॉइंट पर नजर जाएगा और ये लगेगा कि इस आंसर में इतने सारे फैक्टों को स्टूडेंट ने समावेशित किया है। यही कारण है कि हम
हमेशा कहते रहे हैं, आप लोगों को पहले भी बतला चुके हैं कि जब यूपीएससी स्टाइल में हम किसी आंसर को लिखते हैं तो उसको हम पैसेज फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, हेडिंग फॉर्म के रूप में या पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन उसको अगर स्टेट पीसीएस के लिए हम लिखने की कोशिश करते हैं तो हम लोग उसे हेडिंग फॉर्म के रूप में या पॉइंट वाइज लिखने की उसको कोशिश करते हैं। आप लोगों को भी पॉइंट वाइज ही लिखने पर बल दीजिए, पॉइंट वाइज ही आंसर को बनाने पर बल दीजिए और लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। लिमिटेड नॉलेज में भी बहुत अच्छा आप लिख सकते हैं और बहुत ज्यादा नॉलेज होने के बाद भी आप उसको कंपैक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसको कंसाइज नहीं कर सकते हैं तो उस स्थिति में आपका आंसर स्कैटर्ड हो जाएगा और आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। आपको उतने नंबर नहीं मिल पाएंगे जितने नंबर की आप अपेक्षा करते हैं। हाउ टू राइट ए परफेक्ट आंसर, कितना लंबा लिखना है इस पर ध्यान नहीं देना है, कितना सटीक लिखना है, कितना प्रासंगिक लिखना है, आंसर हमारे क्वेश्चन के मॉड से क्या रहे, जुड़ा रहे, जो आंसर चाह रहा है उसी आंसर को हम दे रहे हैं, किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना है। इसलिए आपकी राइटिंग आपको स्ट्रेंथ उठानी होगी। आपका टीचर आपको आंसर लिखा देता है लेकिन वो आंसर आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लिखते हैं। क्लासरूम में ही टेस्ट लेते थे बच्चे लोगों को, जो लिखाया गया है कोई उसका 80% भाग लिखा, कोई 70 लिखा, कोई 50% भाग लिखा, जिसको जितना उसमें मेमोराइज कर सका उतना भाग को वो डिपिक्ट किया। लेकिन लेखन की शैली अलग हो जाती है हर एक बच्चों की, वो सबकी डिफरेंट होगी, क्योंकि सबका अपना लिटरेचर स्टाइल अलग अलग होता है। यानी मेंस के तैयारी के लिए आप लोगों का सबसे प्रथम सूत्र यही है कि जो भी चीज आप पढ़ते हैं, जितना चीज पढ़ाया जाता है, क्लासरूम में जो क्लास करते हैं, उसको एक बार फिर से घर पर जाकर जब क्लास खत्म होता है तो फिर एक बार रिवाइज करके एक फ्रेश नोट्स खुद का तैयार करने की कोशिश कीजिए। और हमेशा क्वेश्चन को लिखकर, प्रीवियस साल का क्वेश्चन है उसको लिख के आंसर कीजिए, जो हमारा आने वाला प्रोस्पेक्ट क्वेश्चन है जो बताया जा रहा है उसको लिख के क्वेश्चन करें। उस पर अगर कोई एसोसिएटेड क्वेश्चन बनता है, कोई सब्सिडी क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को लिख के अपने से उसको लिखने का अभ्यास करें। राइटिंग स्किल को डेवलप करना बहुत, और राइटिंग स्किल के डेवलपमेंट में दो चीज ध्यान रखना है। आप कितना लंबा सेंटेंस लिखते हैं और कितना छोटा सेंटेंस लिखते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका सेंटेंस कंप्लीट हो, पूरा। कभी भी कोई सेंटेंस पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लगे कि वो सेंटेंस अनकंप्लीट है। और अपनी बातों को घुमा फिरा के कहने की बजाय स्ट्रेट फॉरवर्ड कहिए, सीधी एवं सरल शब्दों में अपने विचार को उद्गार कीजिए। और कहीं भी आपके आंसर में, आपके विचारों की तरतमता में, आपके विचारों की कंटिन्यूटी में एक तरह से कहिए भटकाव नहीं आना चाहिए, कंट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है जहां पर आपका पर्सनल ओपिनियन रहता है कि क्या अनुदान की प्रक्रिया सही है या नहीं है, या कृषि अनुदान खत्म कर देना चाहिए। अब ये सारे क्वेश्चन आपके ओपिनियन पर निर्भर करता है। अगर आपको ये साबित करना है कि अनुदान की प्रणाली हमारी व्यवस्था को, हमारे कृषकों को तत्काल लाभ तो पहुंचा रही है लेकिन ये दीर्घकालिक उपाय नहीं है, तो आप उसके निगेटिव पक्ष पर ज्यादा जोर देते हुए ये लास्ट में साबित कीजिएगा कि अनुदान की प्रक्रिया तत्काल लाभ के लिए है लेकिन इससे दीर्घकालिक समस्या का समाधान नहीं हो सकता, इसलिए तार्किक नहीं है। और आप अगर फेवर में इसको ये साबित करना चाहते हैं कि अनुदान की प्रक्रिया, चूंकि भारत में 95% हमारा कृषक जो है वो सीमांत कृषक है या लघु कृषक है या अर्धमध्यम कृषक है, और वो बिना सरकारी सहायता के, बिना आर्थिक सहायता के अपने कृषि कार्यों को करने में सक्षम नहीं है, अपने कृषि कार्यों को समय पर संपादित नहीं कर सकते हैं और इसलिए उनको अनुदान की आवश्यकता है। और चूंकि फूड सब्सिडी भी हम लोग दे रहे हैं, चूंकि खाद्यान्न की उपलब्धता इन लोगों को, गरीब तबकों के पास नहीं है, इसलिए कम कीमत पर उनको खाद्यान्न की उपलब्धता करवाना आवश्यक है। तो इसके फेवर को दिखाते हुए आपको स्ट्रांगली इसको एक्सप्लेन करते हुए ये दिखाना होगा कि
अनुदान की प्रक्रिया को हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बंद करते हैं तो ये जो 95% हमारा कृषक है, ये कृषक कहीं ना कहीं मिजरेबल कंडीशन में, दयनीय अवस्था में चले जाए। लेकिन आप आंसर में इंफेसिस कर रहे हैं कि अनुदान नहीं होना चाहिए, और कंक्लूजन दे रहे हैं कि अनुदान एक लाभकारी प्रक्रिया है। क्या है? आपके पूरे डिस्क्रिप्शन और कंक्लूजन में कंट्राडिक्शन हो गया, और पूरी बात आप लिख कर भी कहीं ना कहीं आप नंबर उठाने में सक्षम नहीं। क्लियर कट विजन होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम फाइनली किस रूप में लिखें, और वो विजन के आधार पर ही हम अपने आंसर का फॉर्मेट तैयार करें। अगर हम मेरिट पर ज्यादा बल दे रहे हैं तो मेरिट को दिखाते हुए, एडवांटेज दिखाते हुए, डिमेरिट से उसको एडवांटेज दिखाएंगे और कहेंगे कि नहीं ये अपनाया जा सकता है। और हमको अगर उसको अप्रूव नहीं करना है, डिसअप्रूव करना है, तो डिसएडवांटेज को ज्यादा हम इंपॉर्टेंस देते हुए ये दिखाएंगे कि ये प्रक्रिया हमारे प्रणाली के लिए, हमारे समाज के लिए सही है। जो आपकी राइटिंग है उसमें कहीं ना कहीं ये लगना चाहिए कि आपका विचार कंसोलिडेटेड है, आपका विचार सही है, आप एक समरूप रूप से सोचते हैं, और आपके विचारों में किसी भी प्रकार की कोई डिस्प्यूट नहीं है। इकोनॉमिक्स पहले भी बता चुके हैं क्लासरूम में, पीटी क्लास में जस्ट आप लोग को बताया कि डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे इकोनॉमिक्स में जिसमें कि डाटा का सबसे ज्यादा महत्व है, और मुख्य रूप से जो झारखंड का आप लोग का सिलेबस है वो पूरी की पूरी सिलेबस जो है वो डाटा बेस्ड। जैसे हम कह रहे हैं कि पॉपुलेशन शिफ्टिंग का क्या है, जनसंख्या स्थानांतरण क्या है, तो दिखाएंगे 2001 से 2011 का, 2011 से अगर 2021 का जनगणना कहा जाएगा आगे, तो फिर 2011 से शिफ्टिंग 2011 का क्या रहा, कहाँ डेंसिटी घटा, कहाँ बढ़ा, कहाँ पॉपुलेशन में क्या आया, क्या रेट में कमी आई, या हमारा लिटरेसी रेट 2001 और 2011 का, हमारा जो सेक्स रेशियो है 2001 और 2011 का, हमारा 10 वर्षों का जो जीबी रहा, SGVA स्टेट का जो ग्रॉस वैल्यू रेट रहा या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहा। झारखंड का जो सिलेबस आपका बनाया गया है उस सिलेबस में डाटा बेस्ड क्वेश्चन सबसे अधिक है, इसलिए सबसे ज्यादा टीडीएस पेपर आप लोगों का इकोनॉमिक्स में झारखंड इकोनॉमी है। बाकी जो चीज है, जो प्रोग्राम्स है, जो मनरेगा वगैरह का इम्प्लीमेंटेशन है झारखंड में, क्या है इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या है, हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या है, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स क्या है, वो सब एक सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन जो आपका पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर झारखंड इकोनॉमी का है वो डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, और वहां पर सबसे अधिक डाटा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को डाटा के आधार पर ही एनालाइज किया जाता है। सामान्य रूप से इस डाटा को याद रखना उतना सरल है नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि आप लोग के सिलेबस को कंटेन कर रहा है तो आप लोगों को उसी आधार पर इसकी तैयारी करनी होगी। मेंस के लिए पहले से ही कह रहे हैं कि राइटिंग स्किल बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए जो भी क्लास हम लेंगे, अभी तो कह ही चुके हैं कि क्लासरूम प्रोग्राम है, ये सिर्फ लेक्चर प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम आप लोगों का क्लासरूम प्रोग्राम है। दैट मीन्स कि अगर ऑफलाइन क्लास खुलती है तो हम इसी कह सकते हैं जो सिस्टम है इसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे, फिर इसी रूप में हम आगे की पढ़ाई चलेंगे। जितना सिलेबस यहाँ तक पढ़ा चुके होंगे फिर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आप लोग को उससे आगे की सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे। इसलिए मेंस के एग्जाम, मेंस की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण आपका ये रहेगा कि जो भी क्लास करते हैं, जो भी हम 1.5 घंटे 2 घंटे का जो क्लास लेंगे उस क्लास में तो आपको लिखाएंगे, उस क्लास में लेक्चर देने के बाद उसके बारे में लिखा ही देंगे, नोट्स बन जाएगा। लेकिन हर एक बच्चे से ये आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सिर्फ उसी नोट्स को एज इट इज नहीं छोड़ना है। आप फिर उस टॉपिक पर अगर आपके पास कोई मटेरियल है, आपके पास कोई बुक है, आपको नोट्स दिखाया जा चुका है, सबको एक जगह कलेक्ट करके एक फ्रेश नोट आप लोग तैयार कीजिएगा, और जब भी आप लोगों को खुलता है समय तो उसको आके दिखाइएगा, या आप लोगों को लगता है कि हम डेली चेक कराएं तो उस नोट्स को आप अपने जो साइट है, अपने जो आप लोग का जो ग्रुप साइट है उस साइट पे डालिएगा, तो उसको हम चेक भी करते रहेंगे।
यानी क्लास के साथ साथ 1.5 घंटे 2 घंटे का उसी चीज पर अगर आप लोग मेहनत करते जाते हैं तो आपका सिलेबस क्लास के साथ साथ खत्म होते जाएगा। सिर्फ रिवीजन की आवश्यकता रहेगी, इसके अलावा आपको फिर से उसको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए मेंस के सारे बच्चों से ये गुजारिश करता हूं कि क्लास के साथ साथ आप लोग अपना ऑन नोट्स भी तैयार करते जाएं, और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, कुछ क्वेश्चन तो हम लिखने के लिए देंगे ही मेंस की क्लास में, जैसे आप लोगों को क्लास के दौरान कुछ कुछ क्वेश्चन लिखने के लिए देते थे, वो देंगे ही। आप लोग खुद से भी उसी टॉपिक का क्वेश्चन वाइज भी नोट्स बना सकते हैं। जैसे अगर मनी इन्फ्लेशन हम पूरा पढ़ाते हैं कि मनी इन्फ्लेशन क्या है, मनी इन्फ्लेशन का टाइप क्या है, मनी इन्फ्लेशन का काउज क्या है, मनी इन्फ्लेशन को चेक करने का उपाय क्या है। अब आप लोग अलग अलग क्वेश्चन बना सकते हैं कि मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति के प्रकारों का वर्णन करें, मुद्रास्फीति के प्रमुख कारकों की समीक्षा करें, मुद्रास्फीति के रोकने के मुख्य उपायों का वर्णन करें। क्वेश्चन वाइज भी आंसर, जो भी टॉपिक आप लोग का खत्म होता है उसकी इस तरह से मेंस की तैयारी कीजिए कि उसमें आने वाले सभी संभावित प्रश्नों को आप पहले से लिख कर रखें। और क्वेश्चन का क्या लेंथ होगा, अगर वो क्वेश्चन बड़ा लग रहा है तो 800 वर्ड में लिखिए, अगर छोटा लग रहा है प्रकार और मुद्रास्फीति क्या है उसके प्रकारों का वर्णन करें। 40 नंबर का ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये 20 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, हाफ क्वेश्चन बनेगा। और पहले ही बता चुके हैं कि आप लोगों का क्वेश्चन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, पीए और इकोनॉमी में एक एक क्वेश्चन 40 नंबर का रहेगा। मतलब हर एक पेपर में लॉन्ग आंसर आपको 4 क्वेश्चन लिखना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 4 क्वेश्चन में आपका सब क्वेश्चन नहीं होगा। हो सकता है कि 40 नंबर में एक 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, 2 10-10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, तो उसी लेंथ पर लिखना है। अगर हम 40 नंबर के क्वेश्चन को 800 वर्ड में लिख रहे हैं तो 20 नंबर के क्वेश्चन को 400 वर्ड में लिखेंगे, 10 नंबर के क्वेश्चन को 200 वर्ड में लिखेंगे। और साइंस में चूंकि आपका 5 सेगमेंट हो जाता है और प्रत्येक क्वेश्चन 40 के बजाय 32 नंबर का रहता है, इसलिए वहां पर फुल क्वेश्चन 32 नंबर का हम 500 से 600 वर्ड में लिखने की कोशिश करेंगे। 16 नंबर का अगर हाफ क्वेश्चन रहता है तो 250 से 300 वर्ड में लिखने की कोशिश करेंगे, और अगर 8 नंबर का 1/4 क्वेश्चन बनता है तो उसे हम 125 से 150 वर्ड में लिखने की कोशिश करेंगे। यही स्ट्रेटेजी आप लोगों को जेपीएससी के लिए पालन करना है। तो कल हम लोग पहला टॉपिक जो फर्स्ट सेगमेंट इकोनॉमी भाग का पहला सेगमेंट है, उस सेगमेंट का क्लास शुरू कर रहे हैं। क्लासरूम प्रोग्राम हमेशा ध्यान रखिए, ये सिर्फ लेक्चर प्रोग्राम नहीं है। बोर्ड पर हम लिखेंगे भी, लेक्चर भी देंगे, आप लोग को जो नोट्स लिखाते थे क्लासरूम में वो नोट्स भी लिखाएंगे, यानी फुल फ्लेज्ड क्लासरूम प्रोग्राम आप लोग का शुरू हो रहा है। और ये प्रोग्राम आप लोगों का कंटिन्यूअस रहेगा, जब ऑफलाइन भी होगा तो फिर इसी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।